आज की इस क्लास में हम डीपीएसपी से संबंधित 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो हम जानते हैं कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगर हम भाग 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर नागरिकता की बात की गई है। भाग 3 की बात करते हैं तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात की गई, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। भाग 4 में डीपीएसपी की बात की गई है और भाग 5 में संघ क्षेत्र की बात की गई है। भाग 5 में जो है वो संघ से संबंधित जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। हम बाकी और सभी को भी रिकॉल कर लेते हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। अमेरिका के संविधान से संविधान की सर्वोच्चता ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है। न्यायिक पुनर्वाविलोकन की अवधारणा को लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया को लिया गया है। इकहरी नागरिकता को लिया गया है। विधि के शासन को लिया गया है। अगर हम कनाडा के संविधान की बात करें तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां ली गई है। सबल केंद्रीय प्रणाली लिया गया है। यूनियन शब्द भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली को भी लिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए कौन सा न्यायालय सक्षम है? तो नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए कोई भी न्यायालय सक्षम नहीं है, कोई भी नहीं। ठीक है, ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। संविधान की 3 चीजें ऐसी हैं जिसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, जिसमें से एक प्रस्तावना जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं, दूसरा डीपीएसपी जिसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, और तीसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज जिसे हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्गदर्शन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आज का हमारा अगला सवाल है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व का आरंभ जो है वो अनुच्छेद 36 से होता है और ये अनुच्छेद 36 से आरंभ होकर अनुच्छेद 51 तक इसकी चर्चा की जाती है। अनुच्छेद 36 में जिस राज्य की डेफिनेशन दी गई है, जिस तरीके से अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार में राज्य की डेफिनेशन दी गई है, वही सेम डेफिनेशन अनुच्छेद 36 में डीपीएसपी में भी दे रखी गई है। अनुच्छेद 37 की अगर हम बात करें तो इसमें डीपीएसपी के जो तत्व हैं उसको कैसे लागू किया जाएगा ये बात की गई है। अनुच्छेद 38 की बात करें तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 की बात करें तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में पुटअप किया जाता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39D में किया गया है। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का
तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 42 में ये काम किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 40 में इस बात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व इसमें शामिल रहेंगे। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। मैटरनिटी बेनिफिट्स का काम किया गया है आर्टिकल 42 में। आज का हमारा अगला सवाल है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। सबसे पहले इंडिया के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्टेट जो था वो गोवा था। आजादी के पहले ही ये चीज लागू थी गोवा के अंदर। गोवा आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद ऐसा करने वाला पहला जो राज्य है वो उत्तराखंड हो गया है। ठीक है, पहला राज्य उत्तराखंड हो गया। आर्टिकल 42 की अगर हम बात करें अनुच्छेद की, तो काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 45 जो काफी इंपॉर्टेंट है, बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उपबंध की बात करता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के उत्थान से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 46 है। जैसा कि हम अनुच्छेद 45 को जानते हैं कि वो बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है, वहीं अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के उत्थान की बात करता है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्यों के क्या कर्तव्य होंगे उसकी बात करता है। वहीं अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। आज का हमारा अगला सवाल है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार से संबंधित नीति निर्देशक तत्व कौन सा है। फिर वही क्वेश्चन आ गया घूम के। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार से संबंधित नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 47 है। 47 में ही पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य बताया गया है। अनुच्छेद 44 काफी इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 45 की अगर हम बात करें तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 46 की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की बात करता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि पशुधन संरक्षण से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है अनुच्छेद 48 में ये प्रोविजन कर रखा गया है। इसी में कृषि और पशुपालन के संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 46 की अगर हम बात करें तो इसमें हम अभी पढ़ के आए हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की बात की गई है। अनुच्छेद 47 की अगर हम बात करें तो इसके भीतर पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य दिया गया है। अनुच्छेद 48 में पशुधन संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 49 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है। तो पर्यावरण से संबंधित नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48A में ये बात दे रखी गई है। अनुच्छेद 48 में क्या दे रखा है, कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 49 में क्या दे रखा गया, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व मूल रूप से किस अनुच्छेद में था। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो मूल रूप से किस अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 45 में ये बात कही गई है। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नीति अनुच्छेद 44 की बात करें तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
ओबीसी वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात की गई है। अनुच्छेद 47 की अगर हम बात करें तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकृति के होते हैं? नीति निर्देशक तत्व नैतिक और मार्गदर्शक सिद्धांत की प्रकृति के होते हैं। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मतलब लागू कराया जा सकता नहीं, न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता, कानूनी अधिकार भी नहीं है, मौलिक अधिकार भी नहीं है, नैतिक और मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 के तहत जोड़ दिया गया था। अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4A में किया गया है। भाग 4A में, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के तहत ऐसा किया गया था। 76 के तहत ऐसा किया गया था और इसमें जो है अनुच्छेद 51 का A ऐड किया गया। ठीक है, ये भी बात सही हो गई। अगर हम वहीं पर अनुच्छेद भाग 3 की बात करें तो मूल अधिकार से संबंधित है, भाग 4 की बात करें तो डीपीएसपी से संबंधित है, भाग 5 की बात करें तो संघ से संबंधित है, संघ क्षेत्र से संबंधित है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत के संविधान में वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन मूल रूप से जब 1976 में संविधान बना था तब उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य को 10+1 कह सकते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 के द्वारा जोड़ा गया। आज का हमारा अगला सवाल है कि मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य की जो अब प्रेरणा है या अवधारणा है वो रूस, उसे वर्तमान में यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, वहां से इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति ली गई है। ठीक है, चाइना से फिलहाल हम लोगों ने कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया है। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है 51। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान की बात करें तो 51A के ए के अंतर्गत आता है। संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने की बात की गई है। अगर हम 51A के बी की बात करें तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनके पालन करने की बात की गई है। अगर हम 51A के सी की बात करें तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अगर हम अनुच्छेद 51 के डी की बात करें तो उसके तहत देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें, ये बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद एवं ज्ञानार्जन की भावना विकसित करना किस कर्तव्य में है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानावर्जन की अगर हम बात करें तो ये किस दृष्टिकोण, किस उसमें कर्तव्य में कहा गया है? तो इसको 51A के एच में कहा गया है। अगर वहीं हम 51A के एफ की बात करें तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, अनुच्छेद 51A के जी में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अनुच्छेद 51I की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये बातें की गई हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि पर्यावरण की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा किस मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है?
तो इसका जो आंसर है वो आंसर 51A के जी में ये बात कही गई है, अभी हम पढ़ कर गए हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो हम जानते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना अनुच्छेद 51A के आई के अंतर्गत आता है। वहीं हम 51A के सी की बात करें तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये बात आता है। अनुच्छेद 51A के डी की बात करें तो देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अनुच्छेद 51 के ई की बात करें तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यह अनुच्छेद 51 के ए के ई के अंतर्गत आता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किस कर्तव्य में है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना अनुच्छेद 51A के सी में है। बार बार रिपीट करने से यही सब फर्क पड़ता है कि क्वेश्चन रिकॉल हो जाते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध आचरण त्यागने से संबंधित कर्तव्य कौन सा है। तो महिलाओं की अगर गरिमा के विरुद्ध अगर कुछ ऐसा कुछ होता, आचरण त्यागा जाता, तो 51A के ई के तहत ये बात आती है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना किस कर्तव्य में जोड़ा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो अनुच्छेद 51 के एक के में ये बात कही गई है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 के तहत जोड़ा गया, यही 11वां था। आज का हमारा अगला सवाल है कि नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो इसमें B.R. अम्बेडकर ने नहीं कहा है, महात्मा गांधी ने भी नहीं कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा है, सर B.N. राय किसी ने भी नहीं कहा है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा ग्रेनिल ऑस्टिन ने कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 जिसे हम संवैधानिक उपबंधों का अधिकार कहते हैं उसे उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। सर B.N. राय जो थे संवैधानिक सभा के सलाहकार थे। B.R. अम्बेडकर जैसा कि हम जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में टकराव की स्थिति में सर्वोच्चता किसे दी जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि दोनों आपस में टकरा जाए तो हम किसको सर्वोच्चता दे देंगे। तो मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता देंगे। आज का हमारा अगला सवाल है कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की स्थापना का लक्ष्य किस अनुच्छेद में दिया गया है या अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति की स्थापना का लक्ष्य अनुच्छेद 38 के तहत संजोया गया है। अनुच्छेद 36 की बात करें तो इसमें राज्य की डेफिनेशन दे रखी गई है। अनुच्छेद 37 की बात करें तो जो डीपीएसपी में है इसे कैसे लागू किया जाएगा ये बात की गई है। अनुच्छेद 39 की बात करेंगे तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व की बात की गई है। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी का उल्लेख अनुच्छेद 43 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व आएगा। अनुच्छेद 41 की बात करें तो उसके तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आएगा। अनुच्छेद 42 की बात करें तो क्या कहते हैं, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का बात आएगी। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है। A, B, D इसमें ऑप्शन गायब है, तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 50 है।
ये सही है। अनुच्छेद 48 की बात करेंगे तो कृषि और पशुपालन के संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 49 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। इस तरीके से हमारे 30 PYQ MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम और मोटिवेट हो सके इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए।